नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। मानहानि के एक मामले में हाई कोर्ट में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आंशिक सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की अदालत ने मामले में लोअर कोर्ट रिकॉर्ड LCR की मांग की है। ये मामला वर्ष 2018 का है। उस दौरान दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं। इसको लेकर स्थानीय न्यायालय में मानहानि का एक मुकदमा दायर किया गया था। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका विचाराधीन है। याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए निचली अदालत से LCR की मांग की है। और खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने लोअर कोर्ट रिकॉर्ड की मांग की है। LCR आने के बाद ही इस मामले की विस्तृत सुनवाई की जाएगी। यह मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह वक्तव्य दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में ही कोई हत्यारा अध्यक्ष हो सकता है, कांग्रेस में यह संभव नहीं है। इसको लेकर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी और इस मामले में मानहानि का भी दावा किया गया था। भाजपा ने साहिबगंज उपायुक्त को अविलंब निलंबित कर पद से हटाने और उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ईडी द्वारा साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव के घर में छापेमारी की गई थी। तलाशी के दौरान उनके घर से प्रतिबंधित हथियारों की 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां बरामद की गई थी। आर्म्स एक्ट का सेक्शन 39 कहता है कि ऐसे मुकदमों में अभियोजन स्वीकृति की अनुमति DC ही देते हैं। तो ये कैसे संभव है कि वर्तमान DC खुद पर मुकदमा चलाने की अनुमति देंगे? इसलिए इन्हें तत्काल निलंबित कर पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। देखिए, ईडी की रेड में जिस तरीके से साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव के आवासीय परिसर से प्रतिबंधित हथियारों की गोलियां निकली हैं, 9mm की गोलियां, .45 कैलिबर की गोलियां, .38 कैलिबर की गोलियां, ये साफ दिखाता है कि सरकार में अधिकारी तमंचे पर डिस्को करते दिख रहे हैं। और हमारा मानना है ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और अविलंब राज्य सरकार आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करे इनको और इनको सस्पेंड करके DC साहब को अपने पद से हटाए। और देखिए, विडंबना देखिए, आर्म्स एक्ट का सेक्शन 39 कहता है कि ऐसे मुकदमों में अभियोजन स्वीकृति देने का अधिकार भी DC को है और यहां तो DC खुद आरोपी है। इसलिए अविलंब इन्हें निलंबित करके इनको हटाना चाहिए और आर्म्स एक्ट के तहत राज्य सरकार को मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इधर JMM का एक प्रतिनिधि मंडल रांची के धुरुआ स्थित भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्यालय में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में JMM से विनोद पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य, विधायक नलिन सोरेन, दिनेश विलियम मरांडी उपस्थित रहे। ज्ञापन के माध्यम से गांधी विधानसभा में उपचुनाव कराने की मांग निर्वाचन आयोग से की गई। ज्ञात हो कि 31 दिसंबर 2023 को JMM विधायक सरफराज अहमद ने अपने विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर आए प्रतिनिधि मंडल से JMM नेता विनोद पांडे ने कहा कि पिछले दिनों गांधी विधानसभा से सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे के बाद से विधानसभा की ये सीट खाली है। यही वजह है कि आज हमने निर्वाचन आयोग से गांधी विधानसभा में उपचुनाव कराने की मांग की है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, गांधी विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद गांधी विधानसभा का सीट रिक्त हुआ और विधानसभा के सचिवालय के द्वारा इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दी गई। जनप्रतिनिधित्व
अधिनियम 1951 के धारा 151A के तहत अगर किसी भी सीट का कार्यकाल 1 साल से ज़्यादा बचता है तो उस जगह पर चुनाव कराने का प्रावधान है 6 महीने के अंदर में। उसी के तहत हम लोगों ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार जी से मुलाकात की और उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि गांडे विधानसभा सीट अब रिक्त है और 6 महीने के अंदर में वहां पर चुनाव संपन्न कराया जाए। इसी अनुरोध के साथ आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत नीमडी के अंडा गांव में एलिफेंट ड्राइव के दौरान भागने के क्रम में कुएं में गिरे हाथी की मौत हो गई है। 40 घंटे के लगातार रेस्क्यू के बाद भी हाथी को बचाया नहीं जा सका। नीमडी के अंडा गांव में बंगाल से एलिफेंट ड्राइव के दौरान भगाए गए हाथियों के झुंड में से बिछड़कर निकला एक हाथी गांव से सटे जंगल के सूखे कुएं में देर रात जा गिरा था, जिसके बाद वन विभाग की टीम द्वारा गुरुवार अहले रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा था। वन विभाग के साथ सैकड़ों की संख्या में लगातार ग्रामीणों द्वारा जेसीबी के सहारे कुएं के पास गड्ढा खोदकर गिरे हाथी को रस्सी के सहारे बाहर निकालने का भरसक प्रयास किया जा रहा था। हाथी को जब तक रस्सी के सहारे खींचकर बाहर निकाला गया तब तक उसकी जान जा चुकी थी। 30 फीट गहरे कुएं में देर रात गिरने के कारण हाथी को पर्याप्त संसाधन नहीं जुट पाने के कारण समय से नहीं निकाला जा सका। नतीजतन उसकी मौत हो गई। घटना के बाद नीमडी प्रखंड के पशु चिकित्सक डॉक्टर विष्णु शरण महतो द्वारा घायल हाथी का इलाज किया गया, लेकिन उससे पूर्व ही हाथी ने दम तोड़ दिया था। कड़ी मशक्कत के बाद भी हाथी को नहीं बचाए जाने से वन विभाग और ग्रामीणों में शोक की लहर है। रेंजर साहब, घटना क्या हुआ? हाथी झुंड में था, उसी में से हाथी जो है ना कुआं में गिर गया है। उठाने की प्रक्रिया क्या चल रहा? देखिए, उठाने का तो हम लोग जैसे जेसीबी लगा कर मिट्टी बड़ा करके कोड़ करके उसका रास्ता बनाए हैं और अब देखते हैं, उठाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बांध कर आपसे। वहीं आजसू के केंद्र कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए देव शरण भगत ने कहा कि आजसू पार्टी का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम 6 जनवरी को पतरातू के लेक रिजॉर्ट में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में नई समिति के सदस्यों को कार्यभार दिया गया है। उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी होगा। नई समिति में 600 लोगों को पदभार दिया गया है। इस समिति में आरक्षण के हिसाब से सभी समुदायों को हिस्सेदारी दी गई है। महिलाओं को 30%, ST, SC और OBC को भी समिति में जगह दी गई है। सामाजिक समीकरण के तहत ही पार्टी अपना नेतृत्व करेगी। कार्यक्रम में पार्टी अपना आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा की घोषणा करेगी। नगर निगम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उसका सरकार को पालन करना चाहिए। जल्द से जल्द चुनाव करनी चाहिए। चौधरी जी नगर निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में पिछड़े आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य में आगे चाहे नगर निकाय की चुनाव हो या पंचायत की चुनाव हो, उसमें पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पहले ट्रिपल टेस्ट कराए। लेकिन कल के आदेश के बाद ट्रिपल टेस्ट का तो मामला, हम कल के आदेश का, कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। जो भी सदस्य पार्षद उसमें गए, नगर निकाय के चुनाव से जो बाधित हो रहा था यहाँ के विकास कार्य को लेकर के, लेकिन इससे पहले जो पंचायत के चुनाव हुए जिसमें करीब 10,000 जो पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व होता, जो नेतृत्व करने का अवसर मिलता, उसको इस राज्य सरकार ने 0 कर दिया। अभी भी जो होगा उसमें पिछड़ों के लिए कहीं जगह नहीं दिखाई पड़। केवल इतना ही में नहीं, अभी जितनी वैकेंसियां पुलिस के और भी वैकेंसियां निकली उसमें पिछड़ों के आरक्षण को शून्य कर दिया गया। ये जगह कुल मिला के यह सरकार पिछड़ा विरोधी है। सिर्फ दिखावे के लिए कि हम 27% आरक्षण दे रहे हैं, ST को इतना प्रतिशत दे रहे हैं, एक लिख करके कैबिनेट में पारित करके ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं इन लोगों के प्रति। लेकिन हम तो कहेंगे कि यह सरकार पूरी तरह से
लोगों को भ्रम में डालना चाहती है। इधर जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत हुरलुंग पंचायत के दर्जनों ग्रामीण का अब आवास के आवेदन में नाम काट दिया गया है, जिसको लेकर नाराज ग्रामीणों ने बीडीओ से जांच कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि जरूरतमंद लोगों का नाम एक साजिश के तहत हटा दिया गया है। जिनके पास पक्के मकान हैं, उनका नाम इस सूची में शामिल है, जो जांच का विषय है। झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमेमे ग्रामीणों ने अबुआ आवास के लिए 475 आवेदन दिए थे, जिसकी जांच में 304 आवेदन ही सही पाया गया और 171 नाम लिस्ट से काट दिया गया। लिस्ट से नाम हटाए जाने से नाराज हुरलुंग पंचायत के दर्जनों ग्रामीणों, महिला और पुरुष ने अबुआ आवास में धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सचिव और रोजगार सेवक की मिलीभगत से जिनके पक्के मकान हैं और पूर्व में इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना का लाभ लिया, वैसे लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। जिसका कच्चा मकान या झोपड़ीनुमा घर है, उसका अबुआ आवास योजना की लिस्ट से नाम काट दिया गया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बीडीओ से जाँच कराने की मांग की गई है। धांधलीबाजी तो हो रहा है, पूरा छाड़ दिया है सर। हम लोगों का घर में 7 ठो भरा था, लेकिन 1 ठो भी नहीं आया। तो हम लोग मतलब ऊपर में क्या बोले, जिसका पास में बोलना चाहिए। हम लोग सब कुछ करके देख लिए और बोला कि आप लोगों का नहीं हो सकता। हाँ, सब कोई हमारे गांव में एक घर में 5 ठो करके हुआ है, एक घर में 4 ठो, एक घर में 5 ठो। इसीलिए हमारे घर में तो किसी का भी नहीं हुआ है। कौन कर रहा है तो ऊपर वाला ही जानता होगा, है ना। जांच होना चाहिए, पंचायत में जांच होना चाहिए। हम लोगों को जैसे बोला गया कि आप लोगों का आ सकता है, अभी एक मतलब पर्ची में नाम लिख के गया है, वो भी पॉकेट में ही घूम रहा है। तो ग्राम सभा हुआ तो उसमें किसका नाम दिया गया? हम लोग को जानकारी नहीं, हम लोग को बोला भी नहीं गया है, वो हम लोग को पता। हम हुरलुंग पंचायत के उप मुखिया है, लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं दिया जाता। वहाँ ऐसा भेदभाव होता, अपना मर्जी से काम करता। ऐसा भी हुआ है जिसका 6 चक्का गाड़ी है, 2 तला बिल्डिंग है, वो लोग का अबुआ आवास पास हुआ है। यहाँ जो गरीब लोग का काटा गया है। जब हम सूची मांगा, वहाँ से सूची मांगा मुखिया मैडम को, तो हमको सूची नहीं दिया गया। तो हम पंचायत का स्टाफ है, हमको कहे नहीं सूची दिया जा रहा है। आप उप मुखिया है? हाँ, उप मुखिया है। हम जांच करेगा तो हम लोग को मैसेज किया गया था, लेकिन ऐसा वहाँ जानकारी होता कि जैसे ग्राम सभा होता, ग्राम में पूरा जानकारी होना चाहिए। खाली मुखिया को प्रधान को बोलने से हो गया? यही सब में मतलब ग्राम सभा होता क्या? ग्राम सभा का मतलब क्या होता? ग्राम में जानकारी होना चाहिए। जैसे हम उप मुखिया है, हम भी पंचायत के मालिक हैं, तो हमको कहे नहीं जानकारी होता कि सूची कहे नहीं दिया जाता। हम वहाँ जांच करेगा किसका होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए। हम जब बोलता है मुखिया मैडम कहे बोलता है कि हमारा बात सुनो, हम जो कर रहे हैं ये देखो। ज़्यादा से ज़्यादा जो संयम है अपना घर बनाने का, सक्षम लोग है, वो घर पहले से बना हुआ है, 6 चक्का गाड़ी है, ये लोग के पास हुआ है। गरीब लोगों का कम हुआ है। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे कि हुरलुंग पंचायत में जांच होना चाहिए। वहीं सरायकेला जिला आबकारी विभाग के हाजत से बीती रात 2 आरोपी खिड़की का रॉड टेढ़ा कर फरार हो गए। फरार होने वाले आरोपियों में दीपक यादव एवं राकेश कुमार शामिल है। दोनों जमशेदपुर भुइयाडी के रहने वाले हैं। सरायकेला पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी है। 2 दिनों पूर्व बुधवार की रात उत्पाद विभाग एवं जिले के नीमडी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए नीमडी के बंडीहा से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से लगभग 450 लीटर शराब एवं 2 बाइकें बरामद की गई थी। उत्पाद अधीक्षक के निर्देशानुसार सरायकेला थाना में दोनों कैदियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। उत्पाद हाजत के गार्ड अश्विनी प्रधान ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बुधवार को उत्पाद हाजत में बंद किया गया था। रात 10 बजे तक सब कुछ सामान्य रहा। हाजत से सटा हुआ गार्ड का कमरा है, वहां 2 गार्ड सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। वे भी अपने बेड पर सो गए। लगभग 12:30 बजे के आसपास हाजत का दरवाजा खोलकर देखा गया तो दोनों आरोपी वहां से फरार थे। हाजत की जर्जर अवस्था के कारण आरोपियों द्वारा काफी आसानी से इस घटना को अंजाम दिया गया। सरायकेला राजा के कार्यकाल में निर्मित इस भवन में कभी व्यवहार न्यायालय का संचालन हुआ करता था। इसके बाद इस भवन में झारखंड शिक्षा परियोजना का कार्यालय भी खोला गया। अब इस खंडहर नुमा भवन में उत्पाद विभाग का बैरक है। जो डिप्टी में था हम लोग को 3 बजे 2:30-3 बजे दिया गया कि कैदी नहीं है, तब हम लोग उठे। उसके बाद साहब को फ़ोन करके बोला थोड़ा इधर उधर देखिए। गाड़ी निकाल करके हम लोग 3 बजे से 5-6 बजे तक घूमे। इधर
नदी तरफ गए, उधर आदिपुर भी है, गमरिया तक गए, मेन रोड में घूमे, कांकड़ा में घूमे, इसे घूम कर पता चला नहीं। ये कैसे भागा? ये लोग खिड़की में रड लगा है ना, रड को उखाड़ करके निकल गए। आप लोगों वो हवालदार हम लोगों को 2:20-25 में उठाया, तो जो ड्यूटी में संतरी था। क्या बताया गया? आसामी भाग गया है, नहीं है, उठिए तो हम लोग सब उठे। टोटल जवान उठ करके हम लोग इधर उधर छान मारे सरायकला। उसके बाद साहब को पहले इन्फॉर्मेशन करने के बाद हम लोग निकले। वो तो उधर चांडिल नाम तो मालूम नहीं उतना एरिया का। मेरा नाम अश्विनी कुमार प्रधान है। अश्विनी प्रधान है। इधर जमशेदपुर के 3 प्लेट सद्भावना मार्केट में 10 वर्ष पूर्व सुलभ शौचालय का निर्माण के बावजूद इसका इस्तेमाल शुरू नहीं किया जा सका है। हालात ऐसे है कि बिना इस्तेमाल के ही इसकी हालत जर्जर हो गई है। वहीं आसपास शौचालय की सुविधा नहीं मिलने से दुकानदार और अन्य लोग यत्र तत्र खुले में शौच के लिए मजबूर है। ये सुलभ शौचालय 3 प्लेट चौक के समीप सद्भावना मार्केट में 22 लाख की लागत से 10 वर्ष पूर्व बनकर तैयार हुआ था, जिसे बंद कर रखा गया है। सुलभ शौचालय परिसर में झाड़ जंगल उगाए हैं। इतना ही नहीं, इसकी दीवारों में भी पेड़ पौधे उगाए हैं। हालत ऐसे है कि अब ये भवन जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। कुछ दुकानदार इसका इस्तेमाल दुकान का सामान रखने में कर रहे हैं। 3 प्लेट सद्भावना मार्केट के दुकानदारों ने इसकी शुरुआत के लिए कई बार जिला प्रशासन से मांग की है, बावजूद प्रशासन ने इसकी शुरुआत नहीं कराई है। इसके पीछे क्या वजह है, लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। कहा जाता है कि स्थानीय एक व्यक्ति द्वारा शौचालय की जमीन पर अपना दावा किया है, जिसे लेकर भी इसे आरंभ करने में प्रशासन द्वारा अनदेखी की बातें सामने आई हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि बाजार में एक टॉयलेट भी है, लेकिन वह भी जर्जर हालत में है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। फिलहाल सुलभ शौचालय असामाजिक तत्वों का अड्डा बनकर रह गया है। लोग और दुकानदार भी इसको लेकर डरे सहमे रहते हैं। सुलभ शौचालय बन के तैयार है करीब 10 साल से, लेकिन वो उसमें बिना वजह जो है वो आज तक चालू नहीं हो सका। दुर्गा पूजा के समय महिला लोग वहाँ से आना जाना, इतना बिजी रोड है, उसके बगल में सुलभ शौचालय बन के तैयार है, मार्केट है, चलता फिरता लोग हैं वहाँ पे, नागरिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए बना। तो आज वो खंडर का रूप ले रहा है और एक ऑब्जेक्शन के चलते, जबकि उसमें किसी तरह का हमारा जानकारी में किसी तरह का उसमें स्टे वगैरह अभी नहीं है, ठीक है। और वो सरदार जो केस किया रहा उपायुक्त महोदय के ऊपर भी किया रहा, हमारे ऊपर भी और जेएनएससी के ऊपर भी, और वो केस भी कई बार खारिज हो चुका है। इसके बावजूद मालूम नहीं क्या बात है जो चालू नहीं हो रहा है। तो इसी के लिए आज बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। डीसी साहब का बहुत नाम सुने हैं कि भाई जमीन में काम कर रहे हैं। क्या दावा किया, क्या नाम है? वो मान सिंह नाम का व्यक्ति है, मान सिंह, कुंदन सिंह, जो भाई है, वो लोग दावा किया। अगर उसका जमीन है तो सरकार उसको दे दे, नहीं है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। ये जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं डीसी ऑफिस में लिख के दिए हैं ताकि ये चालू हो जाए और मार्केट वालों को ये सुख सुविधा मिल सके। बंद रहने के कारण यहाँ असामाजिक तत्व यहाँ रात बेरात आके दारू पीना, गांजा पीना, अड्डाबाजी चलना, इस तरीके की परेशानी बढ़ रही है। हम मार्केटवासी चाहते हैं किसी प्रकार ये चालू हो जाए और हम इसमें परेशानी हमें कम झेलनी पड़े। मतलब दिनचर्या का जो काम है, दिनचर्या का हम लोग का व्यवस्था सुधर जाए और हम लोग को ये चालू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप लोग मतलब कैसे आप उसको बस इधर उधर बगल में रोड के किनारे टॉयलेट जाना, ज्यादा लग गया तो फिर घर तक भागना। मेन रोड है, खराब लगता है और मेन रोड है, आने जाने वाले भी देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। सुलभ शौचालय होने के बावजूद हम लोग रोड पर शौच कर रहे हैं। इधर जमशेदपुर के नरवा स्थित यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा CSR के तहत 4 बोलेरो वाहन जिला पुलिस को सौंपा गया। सुंदरनगर थाना परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन कर कंपनी के अधिकारियों ने वाहनों की चाबियां जिले के SSP किशोर कौशल को सौंपी। इस दौरान SSP किशोर कौशल ने कंपनी के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि पेट्रोलिंग और विधि सम्मत कार्यों में इन वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कंपनी के इन कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि कंपनी द्वारा सामाजिक दायित्व के तहत वाहनों को जिला पुलिस को सौंपा गया है ताकि जिला पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इन वाहनों को जिले के विभिन्न थानों में इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कंपनी के सहयोग पर शुक्रिया अदा किया है। मौके पर SSP किशोर कौशल के अलावा ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग, DSP मुसाबनी चंद्रशेखर आजाद, मेजर रंजीत कुमार समेत कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे।
देखिए, आज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत UCIL के द्वारा 4 जो है वो 4 पहिया वाहन जमशेदपुर पुलिस को, पूर्वी सिंहभूम पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका कि पेट्रोलिंग और बाकी तमाम विधि व्यवस्था संबंधी ड्यूटीज़ में उपयोग किया जाएगा और निश्चित तौर पर यह पुलिस के काम को पूरा करने में, कर्तव्य के निर्वहन में सहायक होगा। इधर 29वीं राष्ट्रीय स्तर की दुर्लभ सिक्कों की प्रदर्शनी जैम कॉइन 2024 की शुरुआत साचिया बागान स्थित बंगाल क्लब में हुई, जो आज से 7 जनवरी तक चलेगी। 29वीं राष्ट्रीय स्तर की दुर्लभ सिक्कों की प्रदर्शनी की कॉइन कलेक्टर क्लब मेजबानी कर रहा है। ये प्रदर्शनी जमशेदपुर के नागरिकों, स्कूली छात्रों, सिक्का उत्साही लोगों, विद्वानों एवं अन्य लोगों के लिए आज से शुरू हो गई है। कॉइन कलेक्टर के 22 सदस्यों के अलावा राज्य के अन्य जिलों से आए सिक्कों के शौकीन लोगों ने इसमें अपनी प्रदर्शनी लगाई है। इस प्रदर्शनी में देश के पुराने सिक्के 1, 2 और 5 के नोट से लेकर विदेश के डॉलर, दिनार, रियाल दिखाया जा रहा है। स्कूली बच्चे भी इस प्रदर्शनी में आकर देश विदेश के कॉइन की जानकारी हासिल कर रहे हैं। सिक्कों की प्रदर्शनी 1996 से लगातार शहर में की जा रही है। ये कॉइन कलेक्टर क्लब के द्वारा बंगाल क्लब में 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक सिक्कों का प्रदर्शन लगाया गया है, जो इसमें क्लब के मेंबर्स, करीब 22 मेंबर्स जो अपना डिस्प्ले कर रहे हैं और रांची, धनबाद, कलकत्ता, वहाँ से भी बहुत जन आके अपना डिस्प्ले कर रहे हैं और स्कूल के बच्चे भी आके 3 बजे से अपना डिस्प्ले करेंगे। और इस साल जो हम लोग कॉइन के साथ साथ नोट पर भी कंपटीशन करा रहे हैं और बच्चों लोग का क्विज भी कंपटीशन होगा, जो कल 3 बजे से होगा। और ये जमशेदपुर के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये है कि उनका नॉलेज भी बढ़ रहा है अब। और हम लोग सिक्कों का जो पहले गला देते थे, आज उसको गलाते नहीं है, उसका वैल्यू समझे हैं। इधर राजधानी रांची स्थित योगदास सत्संग के संस्थापक परमहंस योगानंद की 131वीं जयंती योगदास सत्संग मठ में हर्षोल्लास के वातावरण में मनाई जा रही है। इस अवसर पर कई आध्यात्मिक, धार्मिक एवं भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर परमहंस योगानंद महाराज द्वारा लिखे गए योग शिक्षा के हिंदी अनुवाद संस्करण का विमोचन भी किया गया। योगानंद महाराज पूरे विश्व भर में योग शिक्षा के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इस अवसर पर योगानंद के अनुयायी रहे भक्त ने बताया कि गुरुजी की जयंती सिर्फ रांची में ही नहीं, पूरे विश्व भर में जहां जहां योगानंद का आश्रम और मानने वाले हैं, काफी धूमधाम से मनाते हैं। गुरुजी का जन्मदिन केवल रांची में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहां जहां भी आश्रम है और ध्यान मंडली है, वहाँ सभी जगह इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं योगदास सत्संग मठ के स्वामी ने बताया कि हमारे गुरुजी का मानना था कि दैनिक दिनचर्या के समय में हमें योग करने के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालना चाहिए। यह अभ्यास में काफी सरल है। योग की तकनीक इतनी प्रभावशाली है कि ये अंततः शांति का अनुभव देती है। गुरुजी कहते थे योग अभ्यास में सरल है और अविनाशी आत्मज्ञान प्रदान करता है। योग ऐसी चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति इसे इसका प्रैक्टिस कर सकता है। सिर्फ सुबह और शाम को थोड़ा वक्त निकाल के, जैसे हम हमारे शरीर के लिए वक्त निकालते हैं, हमारे काम के लिए वक्त निकालते हैं, हमारे परिवार के लिए वक्त निकालते हैं, उसी तरह थोड़े समय के लिए हमारे आत्मा के लिए हमें वक्त निकालना है। और योग के टेक्निक्स इतने पावरफुल हैं, इतने वैज्ञानिक हैं, तुरंत वो हमें उसका परिणाम हमें दिखाते हैं, रिजल्ट देते हैं और हमारे अंतर में जो अंतर शांति है उसका अनुभव देते हैं। और उस अंतर शांति का अनुभव करके हमें भीतर से एक शक्ति आती है हमारे जीवन के सारे मुसीबतों का सामना करने की। वहीं स्वदेशी जागरण मंच की ओर से जमशेदपुर के बिष्टुपुर कार्यालय में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मोटे अनाज के इस्तेमाल से शरीर को होने वाले फायदे और इससे बनाने की विधि की जानकारी दी गई। भागदौड़ की जिंदगी और फास्ट फूड के प्रचलन में लोग अपने पारंपरिक अनाज को भूलने लगे हैं। इसका इस्तेमाल नहीं किए जाने से कई तरह की शारीरिक बीमारियां भी सामने आने लगी है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी गंभीर है।
उन्होंने पूरे देशवासियों से अन्य महोत्सव कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को मोटे अनाज के बारे में जागरूक करने का आह्वान किया है। इसी को लेकर विगत 3 वर्षों से श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बिष्टुपुर कार्यालय में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिला एवं पुरुष शामिल हुए। कार्यक्रम में महिलाएं मोटे अनाज से बने भोज्य पदार्थ लेकर पहुंची और उसके बनाने की विधि के बारे में जानकारी दी। वहीं मंच की ओर से मोटे अनाजों के प्रकार की जानकारी दी गई, जिसमें मकई, कोदो, चीना, बाजरा, कंगनी, ज्वार, सांवा, कुटकी, रागी एवं अन्य मोटे अनाजों के गुणों और इसके फायदे के बारे में जानकारी दी गई। आज चूँकि हमारे यहाँ श्री अन्न का प्रोग्राम हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है। श्री अन्न मतलब जितने मोटे अनाज होते थे जो हम पहले समय में हमारे यहाँ दादा दादी अम्मा लोग बनाती थी, खाती थी, मड़ुआ, बाजरा, कोदो, सांवा, इस तरह के सारा चीजें हैं। तो इसको हम लोग इसलिए करते हैं कि ये तो विलुप्त हो रहा है। आज के समय में ये हमारे खान पान से विलुप्त हो रहा है, दूर हो रहा है, कोई खाना भी नहीं चाहता। तो हमारा ये पहला ये है कि हम इसको करें, बनाएं, लोगों को बुलाएं, उनको दिखाएं कि क्या चीज है, इससे क्या क्या चीजें बन सकती हैं, क्या क्या खा सकते हैं। साथ ही इसको खाने से इसमें एनर्जी भी बहुत होती है। तो हमारा ये कार्यक्रम हम लोगों ने इसको रखा है और आजकल का जमाना ही सोशल मीडिया का है, तो इसको हम लोग सोशल मीडिया पर इतना फैला देंगे, इतना हर की मोबाइल में इसको प्रसारित कर देंगे कि हर लोग देखें, जाने और इसको फिर बनाएं। क्योंकि पिछले साल से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस कार्यक्रम को श्री अन्न का नाम देकर के पूरे देश में इसको बनाने का और बना के बच्चों के बीच में खिलाने का काम बोला है उन्होंने। तो देश के लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं कि मोटे अनाजों को खाने से ताकत मिलता है, एनर्जी मिलता है, उसमें विटामिन होता है, प्रोटीन्स होते हैं। इन्हीं चीजों को, मोटे अनाजों को विदेशों में देखिए, मकई है, मड़ुआ है, ये सारी चीजों को पैकेट में बंद कर देते हैं, उसके बाद इसी का रेट बढ़ जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको कि पैकेट बंद हो जाता है तो उसका रेट बढ़ गया, लेकिन वही चीज हम सिंपल तरीके से खाएंगे तो लोग बोलेंगे अरे तो देसी खाना, इसको नहीं खाना चाहिए। बहुत गरीब लोग खाते हैं, गरीब नहीं, आज के अमीर लोग भी इन्हीं चीजों की तरफ जा रहे हैं। जो रास्ता हमारे दादी अम्मा लोग का समय का था, आज हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा यही मेन मुद्दा है कि हम इस मोटे अनाज को घर घर तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं। आज के बच्चे भी जाने और इसको खाने के लिए प्रेरित हों। वही संथाली भाषा, साहित्य एवं समाज में अहम योगदान देने वाले स्वर्गीय बैजनाथ सोरेन की पुण्यतिथि सरायकेला जिले के कच्चा गांव में उनके निवास स्थान पर मनाई गई, जहां उनके परिवार और संथाल समाज से जुड़े बुद्धिजीवी लोगों ने उनकी समाधि और मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर काफी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण समाज से जुड़े लोग उपस्थित थे। आपको बताते चले कि बैजनाथ सोरेन संथाल समाज के उत्थान के लिए आजीवन संघर्षरत रहे। संथाली भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने में इनका अहम योगदान था। उन्हीं के प्रयास से पहला इंटरनेशनल संथाल काउंसिलिंग देश विदेशों में आयोजित किया गया था। बैजनाथ सोरेन के नाम से डाक टिकट भी सरकार द्वारा जारी किया गया था। स्वर्गीय बैजनाथ सोरेन के भाई ने बताया कि इन्हीं के प्रयास से संथाल समाज भाषा और साहित्य के क्षेत्र में काफी उत्थान किया है। इन्हीं के प्रयास से देश विदेश में भी संथाल समाज को एक नई पहचान मिली थी। पुण्यतिथि 5 जनवरी 2024 को मनाने जा रहे हैं और समाज का, संथाल समाज का बहुत सारा काम किए थे। इंटरनेशनल संथाल काउंसिल में बहुत सारा, इंटरनेशनल में संथालों का पहचान के लिए बहुत सा काम किए और संथाली ये को 8वीं सूची में शामिल करने का बहुत बड़ा श्रेय इनका भी रहा है। इनके नाम से बहुत सा संस्था में, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन में वो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट रहा है और संथाल समाज का बहुत कार्य किए हैं। इनके नाम से टिकट भी जारी, इनका नाम से डाक टिकट 5 मई 2023 को रिलीज किया गया। डाक टिकट और कवर उसके नाम से रिलीज किया गया। झारखंड 23 साल होने जा रहा है, ऐसे में क्या झारखंड आंदोलनकारी हो या झारखंड से जो युवा है उनको लिए कुछ कर रही है सरकार, कुछ किए? जैसे उद्देश्य से हम लोग झारखंड का गठन किए थे, पूरी तो नहीं लग रहा है, लेकिन उससे अग्रसर, उस पर तेजी से विकास लग रहा है। अभी श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ एवं संगीतमय रामकथा भूयाडीह पार्क मैदान में 6 जनवरी से 12 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर आज श्रद्धालुओं ने भूयाडीह पार्क मैदान से कलश यात्रा शुरू की और स्वर्ण रेखा नदी से जल भरकर बेती तक पहुंचेगी।
वहीं संस्था के सदस्य वेद प्रकाश मिश्र ने बताया कि अभी अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसके उपलक्ष्य में भूयाडी पार्क मैदान में रामकथा का आयोजन किया गया है। आज कलश यात्रा से इसकी शुरुआत की गई है। प्रतिदिन पूजा अर्चना के साथ 6 दिनों तक पूर्णाहुति और अंतिम दिन भंडारा का आयोजन किया जाएगा। 12 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। राम कथा या यज्ञ का आयोजन चल रहा है। भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। 22 जनवरी को भगवान रामलला राम मंदिर में विराजमान होंगे। उसके उपलक्ष्य में भव्य राम कथा का आयोजन झारखंड जनता के द्वारा यहाँ जमशेदपुर टाटा में यहाँ पार्क में चल रहा है, जिसमें देख रहे हैं आप 300 महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं और इनके द्वारा सुबह कलश यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है। कल से कथा प्रारंभ होगी शाम 4 बजे से 8 बजे। कुल कितने श्रद्धालु आज आए हैं? आज तो कम से कम श्रद्धालु तो हजारों की भीड़ में जुटे हुए हैं। महिलाएं 301 कल से लेकर चल रही हैं। ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है ग्वाला बस्ती में ही पार्क में। क्या नाम हुआ आपका? पंडित वेद प्रकाश मिश्र। इस यज्ञ का मैं आचार्य कर रहा हूँ, सहायक में है हमारे यज्ञ आचार्य पंडित मनोज तिवारी जी, जो कि काशी की धरती से पधारे हुए हैं। उन्हीं के अमृत में वचनों के द्वारा शुभ यज्ञशाला का निर्माण हुआ है और यज्ञशाला में यज्ञ मंत्रों के द्वारा देवताओं की आवाहन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी और आहुति का कार्य होगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।